Hello, friends. This is Deepak Singh, and on behalf of PQ Bias, we will be discussing the topic of Ordnance Factory Board. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है किस चक्कर में न्यूज में है, ये इस वजह से क्योंकि इसको कॉर्पोरेटाइज करा जा रहा है। पिछले साल से इसमें काफी ज्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब फाइनली इसके कॉर्पोरेटाइजेशन को अप्रूवल कर दिया गया है, इसका प्लान भी रिवील कर दिया गया है। तो हम डिस्कस करेंगे कि अबाउट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इसकी क्या हिस्ट्री रही, इसकी क्या जेनेसिस थी, कौन सी पहली ऑर्गेनाइजेशन थी इसकी बोर्ड में, इसके रिलेटेड फैक्ट्स कहाँ पे लोकेटेड है, कितनी यूनिट्स हैं, नाउ कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रपोजल क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि कितनी यूनिट्स में इनको फॉर्म कर रहे हैं। एंड then what are the benefits? We will also debate like what are the benefits, whether there will be an impact on the service condition of the people who are involved in the ordnance factory board. And we will also discuss that what all equipments, what is the major contribution of the ordnance factory board, what contribution it made to the internal security. तो ये में discuss करेंगे from the prelims as well as from the mains point of view. So again, as I said, that we follow a 3C approach, that is comprehensive yet concise and in a current oriented form. So with this, let's start the topic of Ordnance Factory Board. अभी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये भी डिस्कस करा था, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का जो टॉपिक है। सो डिफेंस में काफी सारी चीजें चल रही है। सो रेस्ट एश्योर्ड, मतलब ये लगेगा कि यार प्रीलिम्स या मेंस में कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आएगा। सो इफ यू आर वाचिंग दिस लेक्चर, देन दिस विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू फॉर योर दिस ईयर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ Ordnance Factory Board. So let's start with the context that why are we discussing this topic. तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड विच इज लोकेटेड इन कोलकाता। सो अभी इसके अंदर 41 फैक्ट्रीज हैं, सो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर। सो दीज 41 फैक्ट्रीज विल बी reorganized into 7 new fully government owned corporate entities on the line of PSUs. तो जैसे आपके ऑलरेडी PSUs हैं, जैसे डिफेंस में अगर देखें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है, तो ये सारी जो PSUs हैं उसी की तरीके से जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर 41 फैक्ट्रीज हैं उनको कैटेगराइज करा जाएगा, रीऑर्गेनाइज करा जाएगा इनटू 7 यूनिट्स ऑन द लाइंस ऑफ HAL एंड BEL. And the corporatization process by the cabinet will be supervised by the empowered group of ministers, EGM, which will be chaired by the Raksha Mantri or Defense Minister by the name of by राजनाथ सिंह, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, RM हैं या फिर डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो ये इस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को चेयर करेंगे। सो दे कैन आस्क वेदर प्राइम मिनिस्टर ओवर इज लुकिंग आफ्टर इट या फिर PMO का कुछ रोल है, बट द करेक्ट आंसर इज दैट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द चेयरमैन ऑफ दिस एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हु लुक्स आफ्टर द कॉर्पोरेटाइजेशन का प्रोसेस। अब हम ये देखते हैं कि सर्विस कंडीशंस पे भी कुछ ज्यादा फर्क आएगा नहीं, बिकॉज ये काफी ज्यादा कंसर्न रहा है एम्प्लॉयज में। सो ये जो 7 एंटिटीज जो आपकी नई फॉर्म करी जाएंगी, तो वर्कफोर्स पे गवर्नमेंट का ये व्यू है दैट उनकी सर्विस कंडीशन पे कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, तो उनकी सर्विसेज सेम चलती रहेंगी। ऑल एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वेदर ग्रुप A, B and C belonging to the Department of Defense production units would be transferred to the corporate entities initially for a span of 2 years without altering their service condition as central government employees. तो ग्रुप A, B, C, तो ये जो यहाँ पे एम्प्लॉयड हैं इनकी सर्विस कंडीशंस पे कुछ फर्क नहीं आएगा। ये गवर्नमेंट ने एश्योरेंस दी है कि कॉर्पोरेटाइज कर रहे हैं टू मेक द यूनिट्स मोर एफिशिएंट, पर सर्विस कंडीशंस पे कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो यही चीज है कि जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एक PSU बनाया जा रहा है, PSU इसलिए बनाया जा रहा है, जो उनकी यूनिट्स को PSUs की फॉर्म में बनाया जा रहा है वो इसी वजह से है, सो एज टू मेक देम मोर कॉम्पिटिटिव। क्योंकि वैसे अभी प्राइवेट एंटिटीज भी काफी हैं जो इन्वॉल्व है अंडर डिफेंस प्रोडक्शन, LNT हो गई, रिलायंस ने भी थोड़ा ट्राई करा था, तो ऐसी काफी सारी एंटिटीज है, सो एज टू मेक श्योर दैट इवन द गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट PSUs कैन compete with these private entities और इवन फॉरेन एंटिटीज। तो एक तो ये है कि जो इंटरनल डिफेंस प्रोक्योरमेंट होती है, यानी कि अगर कोई जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, DRDO हो गई या फिर आपकी ये जो आर्म फोर्सेस हो गई, तो ये भी अगर प्रोक्योर करती हैं तो ये कभी कभार बाहर से प्रोक्योर कर लेती हैं गन्स इंस्टेड ऑफ प्रोक्योरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट एजेंसी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की हैं या फिर प्राइवेट एंटिटी से कर लेती है। पर ये टारगेट है कि इन PSUs को, जो PSUs फॉर्म करी जाएंगी, इनको बहुत एफिशिएंट PSUs बनाना है, ताकि not only they make sure that they get a larger chunk of all the equipments which are purchased by the armed forces of India, but also they should be able to export it to, मतलब डिफेंस एक्सपोर्ट्स में भी कंट्रीब्यूट करें। तो ये इसका पर्पस है। So as I said that ki it aims for, it will ensure that they are given more autonomy
इनकी अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होगी एंड दिस विल लीड टू मोर एफिशिएंसी इनटू दीज यूनिट्स. सो ये आपका है एंड अल्टीमेटली दे बिकम प्रॉफिटेबल एंटिटीज. So as I said that there are 41 factories as part of the Ordnance Factory Board. So the factories would be restructured into 7 corporate entities जिसके बारे में मैंने मेंशन करा था and based on the type of products that they are manufacturing. So मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड में भी वहां पे डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वॉरफेयर, एयर है या फिर नेवल है, उसी के अकॉर्डिंग आर्म फोर्सेस को भी रीस्ट्रक्चर करा जाएगा. एंड हेयर ऑल्सो यहाँ पे भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की जो फैक्ट्रीज हैं तो उसकी जो 41 फैक्ट्रीज हैं उनको भी दे विल बी रीस्ट्रक्चर्ड इनटू 7 कॉर्पोरेट एंटिटीज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स दैट दे आर मैन्युफैक्चरिंग. So factories producing ammunition and explosive would be put into one entity. Factories that are manufacturing force mobility and combat vehicles such as tanks, trolls and mine protected vehicles, they will be placed under one entity. Institutions manufacturing small arms, medium and large caliber guns, तो उनको एक में रिस्ट्रक्चर करा जाएगा. ट्रूप कंफर्ट आइटम्स के रिलेटेड जो भी आपकी एजेंसीज हैं, जो भी फैक्ट्रीज हैं, उनको एक इंस्टीट्यूशन में क्लब करा जाएगा. तो इसके साथ हमने डिस्कस कर लिया दैट व्हाट इज द प्रपोजल ऑफ द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉर्पोरेटाइजेशन. नाउ लेट्स डिस्कस द बैकग्राउंड ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, नॉट ओनली इंटरनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में बट इवन हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी. So let's have a brief overview of the historical aspect. So during 1775, in that year, British authorities accepted the establishment of the Board of Ordnance in Fort William, Kolkata. This marks the official beginning of the Army Ordnance in India. तो अगर मॉडर्न अगर ऑर्डिनेंस पे देखा जाए, अगर आपका इक्विपमेंट्स पे आपका जो ये जो आपका गन्स है यानी कि आपकी जो फाइटिंग इक्विपमेंट्स है उसकी जो एस्टैब्लिशमेंट अगर देखा जाए तो इनिशियल बिगनिंग्स जो है आपकी 1775 से स्टार्ट होता है, जहां पे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि बोर्ड ऑफ ऑर्डिनेंस को एस्टैब्लिश करना है इन फोर्ट विलियम इन कोलकाता. मतलब उस टाइम पे वो कलकत्ता था. इन 1787 अ गन पाउडर फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश्ड एट इशापुर which started production from 1791, at which location राइफल फैक्ट्री वाज एस्टैब्लिश इन 1904. तो यहाँ पे ईशापुर में यहाँ पे गन पाउडर फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी गई थी. तो लेटर ऑन इट बिकेम राइफल फैक्ट्री इन 1904. बट जो ऑफिशियल जो माना जाता है दैट द फर्स्ट फैक्ट्री जो उसको माना जाता है, गन पाउडर फैक्ट्री को भी नॉर्मली फर्स्ट फैक्ट्री नहीं माना जाता, वो बिल्कुल एक बेसिक लेवल पे स्टार्ट करी गई थी. बट जब जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की एस्टैब्लिशमेंट की अगर बात करी जाती है तो वो 1801 से स्टार्ट करा जाता है. सो इन 1801 अ गन कैरेज एजेंसी एट कोसीपुर COSSIPORE इन कोलकाता, सो यहां पे सेटअप करी गई थी. एंड प्रेजेंटली इट इज नोन एज गन कैरेज एजेंसी जो है, इट इज प्रेजेंटली नोन एज गन एंड शेल फैक्ट्री इन कोसीपुर. इट वाज एस्टैब्लिश अंडर द एजीज ऑफ corporate headquarters Ordnance Factory Board in Kolkata, and the production started from this agency in 1802. So this is the first industrial establishment of ordnance factories. तो जो आपकी गन पाउडर फैक्ट्री जो पहले थी उसको नहीं रिकॉग्नाइज करा जाता. मेन माना जाता है कि जो मॉडर्न ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, जो आपका जो भी 41 फैक्ट्रीज है, उसमें जो स्टार्ट हुआ था वो 1801 से हुआ था गन कैरेज एजेंसी के नाम से, विच इज लेटर ऑन प्रेजेंटली नोन एज गन एंड शेल फैक्ट्री इन कोसीपुर. तो आपका राइफल फैक्ट्री था वो आपका ईशापुर में था. तो इसकी 1801 से स्टार्ट हुआ, 1802 में इसकी प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, 1801 में एस्टैब्लिश करा गया था. सो दिस इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. एंड व्हाट आर द की इवेंट्स इन द एवोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, तो ये देख लेते हैं. 1801 इसको अगर ब्रीफ इसकी टाइमलाइन देखें, गन कैरेज एजेंसी एट कोसीपुर इन कोलकाता एस्टैब्लिश्ड. 1906 में अगर जाएं तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री केम अंडर सेपरेट चार्जेस IG, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. 1933 में देखें, सो इट वाज द चार्ज वाज गिवन टू डायरेक्टर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज. 1948 में यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो इट वाज प्लेस्ड अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. 1962 में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन वाज सेटअप अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. And in 1979, Ordnance Factory Board came into existence. तो जो इसके अंदर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो आपका एस्टैब्लिश करा गया था 1979 में था, बट जो इसके अंदर की फैक्ट्रीज हैं वो हम इसको अगर ट्रेस करें तो 1801 से ट्रेस करा जाता है. सो दीज आर द की इवेंट्स.
और इसके अगर हम की प्रोडक्ट्स की बात करें, सो अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैव मेड कंसिडरेबल प्रोग्रेस। काफी इन्होंने इक्विपमेंट्स इनको प्रोड्यूस करी हैं। तो मेक इन इंडिया इन डिफेंस में देखा जाए तो धनुष है आपका। सो धनुष गन इनकी सेटअप इन्होंने प्रोड्यूस करी थी, विच इज अ ट्रूली इंडिजिनस 45 कैलिबर गन सिस्टम, एंड धनुष हैज ओवर 80% ऑफ इंडिजिनस कंटेंट। सो शरंग, ये आ गया हमने धनुष गन के बारे में। फिर अब शरंग के बारे में भी बात कर लेते हैं। दीज आर द रीसेंट कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने काफी कॉन्ट्रीब्यूट करा है, पर धनुष तो कर लिया, फिर शरंग है। शरंग इज अ फील्ड आर्टिलरी गन M46 designed between 1946 and 1950, which was part of the Indian Army in Indo-Pak War 1971. The gun's range now has gone from 27 kilometer to over 36 kilometer. जो इंडियन आर्मी के कहने पे इन्होंने अपग्रेड करी थी। तो वैसे तो गन काफी पुरानी है, पर इसको अभी रिसेंटली भी इसको अपग्रेड करा गया था शरंग गन को। तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर इसकी रेंज इंप्रूव कर दी थी। एज आई मेंशन दैट the existing 130 millimeter M46 artillery gun to 155 mm 45 caliber Sharang gun system. तो धनुष हो गया, शरंग हो गया। तो these are the key initiatives by Ordnance Factory Board. अब हमने डिस्कस कर लिया कि what was the proposal about the Ordnance Factory Board, and let's also discuss the critical analysis of Ordnance Factory Board कि उसको रिस्ट्रक्चर क्यों करा जा रहा है। So as per CAG report, Comptroller and Auditor General of India, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन in factories of Ordnance Factory Board continues to fall short of targets. ये इसका है। एंड जो आर्मी की जो डिमांड है उसको भी सेटिस्फाई नहीं कर पा रही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो इसी वजह से डिफेंस की अपना जो इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, एक्सटर्नल जो आपके चैलेंजेस हो गए, आपके थ्रेट्स हो गए, तो उसको मीट नहीं कर पा रहे आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट को। तो इसी वजह से, क्योंकि इनएफिशिएंट काफी ज्यादा हो चुकी है, इसी वजह से इनको रिस्ट्रक्चर करने की बात चल रही थी काफी टाइम से कि कॉर्पोरेटाइज कर देते हैं। तो कॉर्पोरेटाइज यही करेंगे कि इनको एक प्रॉफिटेबल यूनिट्स में बताया जाएगा, इनको एफिशिएंट बनाया जाएगा, एंड टू मेक श्योर दैट कि आर्म फोर्सेस की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको तो मीट कर ही ले, बट साथ में साथ ये अपने एक्सपोर्ट्स को भी कंट्रीब्यूट कर पाए। सो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। मैंने ये भी डिस्कस करा था कि इसकी कंसर्न्स जो क्या है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की कॉर्पोरेटाइजेशन के कंटेक्स्ट में, यही बताया था कि लगा जा रहा है कि एम्प्लॉइज को बाद में फिर आपको मतलब ये रिमूव कर दिया जाएगा। साथ में ये भी लगता है कि अभी पीएसयू बना रहे हैं, बाद में अगर पीएसयू से इनको प्राइवेटाइज भी कर सकते हैं। तो ये क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द फॉरेन सेक्टर, तो उससे कम्पीट करने के कंटेक्स्ट में ये कुछ कंसर्न्स भी हैं। So again friends, with this we have covered the topic of Ordnance Factory Board, जो उसकी corporatization है। We have discussed इसकी history, what are the key events in the life of Ordnance Factory Board, कैसे फर्स्ट फैक्ट्री 1801 में आपकी कोसेपुर में एस्टैब्लिश हुई थी, 1979 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को एस्टैब्लिश करा गया था। देन आई डिस्कस्ड व्हाई आर वी going for the restructuring and what are the key proposals, and I also discussed that what are the key concerns related to the corporatization. So I hope you like this lecture. If you like it, then please press the like button, share it with as many friends as you can, and subscribe to the channel of AQ Bias. And before ending my lecture, I want to make an important announcement that from 7th of July we are launching our foundation batch, under which 800 hours of classes will be dedicated to general studies focusing on prelims as well as mains. And out of that 800 hours, 80 hours of current affairs की classes आपको provide करी जाएंगी. We are also launching our optional batches for history, geography, polity, political science and IR, sociology and public administration. And if you want to contact us, then you can always reach out to us at these numbers, and this is our address, office address. So you are more than welcome to walk into our office. So with this, I'll be ending my lecture, the topic of Ordnance Factory Board. This is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.